नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आज हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक का जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हम टॉपिक वाइज देखेंगे। क्या टॉपिक वाइज? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपका प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस है। जो व्यापम जो सिलेबस दिया है प्रयोगशाला परिचारक का, वह ये सिलेबस दिया है कि भैया सामान्य विज्ञान आने वाला है 60 नंबर का, 60 अंक का समान विज्ञान आने वाला है। अब 60 अंक के समान विज्ञान में भी अगर आप ध्यान देंगे तो साफ साफ लिखा है सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर पर रहेगा। तो फर्स्ट थिंग, आपके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये एक इशू आता है कि भाई ये पेपर तो आजकल साइंस का बहुत टफ आ रहा है, तो क्या पेपर बहुत टफ रहेगा? या आपके दिमाग में ये रहता है कि बोलता तो 9वीं 10वीं का, कई बार 11वीं का पूछ लेता है। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि हम भगवान है नहीं कि हम बता पाएंगे कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है। व्यापक का तो कुछ भी संभव है क्वेश्चन, लेकिन एक इंसान को कैसे तैयारी करना चाहिए? एक इंसान को पहले तो भैया अगर ये साफ साफ लिखा है कि मैं 9वीं और 10वीं के स्तर का पूछूंगा, 9वीं और 10वीं के लेवल का पूछूंगा, तो 9वीं के 10वीं लेवल का जब पहले आप खत्म कर लीजिए, फिर और आप 11वीं और 12वीं लेवल का पढ़िए। क्योंकि जब आप 9वीं या 10वीं लेवल का स्तर का आप खत्म करेंगे तो आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर वही चीज तो है, जैसे अगर आप देखेंगे जो वर्क है, जो कार्य है, कार्य ऊर्जा आपके कक्षा 9वीं में भी है और कक्षा 11वीं में भी है। ठीक है, तो पहले आप कक्षा 9वीं के स्तर का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप 11वीं का कीजिएगा। मैं सेम चीज आपके साथ करूंगा। पहले मैं आपको 9th लेवल के 10th लेवल का एमसीक्यू करवाऊंगा, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं आपको 11th के लेवल का, 11th 12th लेवल का एमसीक्यू करवाऊंगा। इस क्लास में हम लोग सारा एमसीक्यू खत्म करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे आपका ये पहला टॉपिक है, अगर आप देखिएगा ध्यान से तो टोटल कितने टॉपिक है? टोटल आपके सिलेबस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल भैया 20 टॉपिक है। तो 20 टॉपिक का मैं 20 वीडियो में आपका एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उसको खत्म करूंगा। चलिए, आज जो हम लोग का पहला टॉपिक है भाई, पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा के स्वरूप, उपयोग एवं स्रोत। इस पे हम लोग फोकस करते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू से ही जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता पाऊंगा वह कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्लास के बाद ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। पीडीएफ में ना मैं क्या किया हूं, पीडीएफ में आपको मैं थ्योरी लिख के दिया हूं, क्योंकि इतना आप समय नहीं बचा कि मैं आपको पहले थ्योरी भी समझाऊं फिर एमसीक्यू करवाऊं। इसलिए पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगा तो क्लास के बाद आप सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें थ्योरी भी है और साथ में एमसीक्यू भी है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहां गया भैया? पहला क्वेश्चन आजा, ये। चलिए शुरू करते हैं। जो क्लास रहेगा भैया बाइलैंग्वेज रहेगा। बाइलैंग्वेज क्यों? ना ही इंग्लिश मीडियम वाले को परेशानी रहे, ना ही हिंदी मीडियम वाले को परेशानी रहे। आप क्या कीजिए, इस क्लास में क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास जा रही है तो आप क्लास को रोकिए, खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है when a body falls freely towards the earth, its total energy increases, decreases, remain constant, first increases then decreases। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अचर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये कौन सा केस है? ये फ्री फॉल का केस है। कि अगर मैं, ये पेन है, ये पेन को अगर मैं इसको गिरा दूं, इस पेन को अगर मैं ऐसे गिराऊं तो क्या इसकी ऊर्जा घटेगी, क्या इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, कि या इसकी ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, क्या इसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी? देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन, समझ लीजिए। ये आपका पृथ्वी है, यहां से एक आप बॉल गिरा रहे हैं। ठीक है, आप बॉल को पहले आप हाथ से पकड़े थे, बॉल को बिल्डिंग में चढ़े हैं, आप हाथ से बॉल को पकड़े थे और पहले आप गिरा रहे हैं। तो अभी जब ये ऊंचाई पर है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें स्थितिज ऊर्जा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें कोई गति नहीं है, क्योंकि बॉल को आप अपने हाथ से पकड़े हुए हो तो इसमें गति नहीं है, तो गतिज ऊर्जा 0 है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसमें क्या होगा, इसका कोई द्रव्यमान रहेगा m, है ना, g होगा, आपको तो पता है g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g होता है, और h, तो pe क्या होता है, mgh होगा, है ना, Pe इक्वल टू mgh होगा। लेकिन आपका जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इसकी वेग 0 है, तो अभी इस
पोजीशन पर इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी भाई, जीरो होगी, क्योंकि ये वैल्यू जीरो होगी तो जीरो होगी, है ना। अब जब ये नीचे गिर रहा है, अब जब ये नीचे गिर रहा है तो इसके में कोई गति आएगी, और इसकी हाइट कम हो रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसीलिए क्या होता है, एक चीज कम हो रहा है दूसरा चीज बढ़ रहा है, और ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एक चीज कम हो रहा है दूसरा चीज बढ़ रहा है, तो हमेशा जो ओवरऑल जो एनर्जी आपकी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, हमेशा क्या रहेगी, अचर रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह का डाउट है आप कमेंट में मेरे को लिख के बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट में ही समझाऊंगा, या अगला जब वीडियो आएगा तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा। फिजिक्स और साइंस आपका सब कुछ समझने की चीज है, कुछ भी चीज नहीं रटना है, समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ गया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओशियन थर्मल एनर्जी इज कॉज्ड बाय, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशियन, डिफरेंस इन टेम्परेचर एट difference in the temperature at different level in the ocean, difference in the pressure at different level in the ocean, tides produced in the ocean। क्या बोल रहा है भैया, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, कारण क्या है भैया, महासागर के तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, महासागर के विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, महासागर के विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, महासागर के में उत्पन्न ज्वार। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर जो आपका ओशियन थर्मल एनर्जी रहता है, जो महासागरीय ऊर्जा रहता है, अगर आप महासागर में जाओगे ना, जैसे कि आप महासागर में जाओगे तो भैया ऊपर ऊपर तो क्योंकि सूर्य की किरणें आ रही है तो ऊपर ऊपर तो पानी गर्म रहता है, लेकिन जितना नीचे जाओगे ना उसमें सूर्य की किरणें वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो ये नीचे वाला जो पानी रहता है ना वह नीचे वाला पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो यही इसी का ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है ना, यहाँ पे अलग आपका टेम्परेचर, यहाँ पे अलग टेम्परेचर, ये जो अलग ताप है अलग अलग, इसी कारण हम लोग क्रिएट करते हैं, ये आता है आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन। ठीक है, महासागर के विभिन्न स्तरों पर ताप का अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में कि सर ये क्वेश्चन कहां से लाया हूं, मैं सीधे एनसीईआरटी से उठाकर लाया हूं। क्यों एनसीईआरटी से क्यों उठाकर लाया हूं, क्योंकि अगर आप अभी प्रीवियस जितने भी आपके एग्जाम हुए ना जिसमें साइंस पूछा है, सीधे भैया एनसीईआरटी उठा के पूछ दिया है। आपका जो मेंस हुआ है अभी सीजीपीएससी का मेंस हुआ है, सीधे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज उठाया और पूछ दिया। तो वो क्या कर रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसीलिए ये जो है ना, ये सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर एक बुक आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उस बुक का क्वेश्चन है ये, है ना, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पता है ये सब क्वेश्चन ही पूछ दे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एनर्जी जनरेटेड इन विंड मिल। विंड मिल क्या होता है, अगर आप देखे होंगे तो पवन चक्की ऐसे विंड मिल रहता है। छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ साइड, लेकिन तमिलनाडु साइड आपको बहुत सारा दिख जाएगा पवन चक्की विंड मिल, है ना। तो एनर्जी जनरेटेड इन विंड मिल में जो एनर्जी जनरेट होता है वो क्यों होता है, इट इज मोर ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज ऑफ मोर मास ऑफ एयर कोलाइड्स विद द पेटल्स when the air is moist, depends on the height of the tower, depends on the velocity of the wind, it can be increased by planting trees near the tower। बोल रहा है पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा वर्षा ऋतु में यह अधिक होती है क्योंकि जब हवा नम होती है तो हवा का अधिक द्रव्यमान पंखुड़ियों से टकराता है। मीनार की ऊंचाई पर निर्भर करता है, हवा की वेग पर निर्भर करता है। मीनार के पास ऊंचे पेड़ लगाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या इसमें सही है, क्या गलत है? ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर भाई ऐसा रहता है, पवन चक्की एक तरह का पंखा है। पंखा में जितना तेज हवा टकराएगा उतना तेज ये पंखा घूमेगा। हवा आता है टकराता है और हवा आके टकराएगा तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा और ये घूमेगा। कुल मिलाकर ना आपको एक शाफ्ट रहता है। ये जैसे समझिए शाफ्ट मतलब एक क्या है, क्या एक लोहे का समझ लीजिए एक वो है पाइप है, उस पाइप को घुमाना रहता है और वो पाइप घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आगे क्या होता है कैसे होता है आपको नहीं जानना है। कुल मिलाकर अगर आपको कभी भी बिजली जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो एक लोहे की पाइप रहती है जिसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं, उसको आपको घुमाना रहता है। जनरेटर में भी वही होता है, आप डीजल डालते हैं तो एक क्या लोहे की पाइप रहती है जो गोल गोल घूमता है और वो बिजली जनरेट करता है। ठीक है, तो इस पवन चक्की में क्या होता है, हम लोग को इस लोहे की पाइप को क्या करना है, इस लोहे की पाइप को घुमाना है। तो यहाँ पे लगा दिया हम लोग, समझ लीजिए ये लोहे का पाइप है, यहाँ पे पंखुड़ी लगा दी है। अब हवा आती है टकराती है, जितना तेज टकराएगी उतना तेज घूमेगा, उतना तेज लोहे का पाइप घूमेगा।
कुल मिलाकर यही कहानी है इसकी पवन चक्की की। तो हवा के वेग पर निर्भर करता है, किस पर? हवा के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बॉस क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे क्या क्वेश्चन है? मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल power plant if water is drawn from a greater height, because this causes the temperature of water to increase. More potential energy becomes available to generate electricity. The amount of electricity in water increases with increase in an altitude. More water molecules dissociate into ions. पूछ रहा है यदि पानी को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो जल विद्युत संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि इसे पानी का तापमान बढ़ जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध होती है। ऊंचाई बढ़ाने पर पानी में विद्युत की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक जल अणु आयामों में वियोजित हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहले अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो इसको आपको इसका आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है ऊर्जा का यूज, जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी का यूज लिखा है। एनर्जी तो पढ़ना ही है आपको, उसका यूज, यही सब आप जो एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसका यूज पढ़ना है। ये सब हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? विंड मिल में, पवन चक्की में, आपका ये जल विद्युत संयंत्र में यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज से क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में लिखा है तो इसके यूज से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली ये है क्या चीज। आपको पता होगा ना, आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हसदेव बांगो कितना मेगावाट बिजली जनरेट करता है? 120, है ना? तो ये है क्या हसदेव बांगो डैम? असली में बिजली जनरेट कैसे हो रहा है वह मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसको आप समझ जाओगे ना तो लाइफ टाइम ना ऐसे क्वेश्चन को आप हवा में बनाओगे। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए हसदेव बांगो, कौन सी नदी बह रही है बॉस? हसदेव नदी बह रही है। ठीक है, हसदेव नदी बह रही है। अब हसदेव नदी का ना पानी को हम लोग स्टोर कर देते हैं। कैसे? हसदेव नदी के पानी को, जैसे कि समझ लीजिए ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, तो उस पानी को ना एक बड़ा सा हम लोग ना दीवार खड़ा करके पानी को स्टोर कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये डैम है। जब हम लोग पानी को स्टोर कर रहे हैं, जब हम लोग पानी को स्टोर कर, समझ लीजिए ये मैं एक बना दिया, एक डैम, समझे, दीवार, और यहां पर ना वही जिस तरह से पवन चक्की की पंखुड़ी है ना, वैसे यहां पे लगा दी मैं पंखुड़ी ऐसे। मैं आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा जी। इस दुनिया में जब भी आपको बिजली जनरेट करना है तो एक लोहे की पाइप रहती है। इस पाइप को अगर आप घुमा देंगे, इस तरह का पाइप है, ये पाइप लगा है, पाइप में चारों तरफ पंखुड़ी लगा हुआ है, इस पाइप को घुमा दिए, बस आपका काम यही है, आपका बिजली जनरेट हो जाएगा। तो दिमाग क्या लगाया गया कि यहां पे पाइए आपकी हसदेव नदी बह रही है, हसदेव नदी बह रही है। ठीक है, ये आपकी हसदेव नदी बह रही है। अब आप यहां पे क्या लगा दिए हैं? एक दीवार लगा दिए हैं। दीवार लगा दिए हैं तो धीरे, यहां हसदेव नदी ऐसे बह रही थी, एक समय आएगा हसदेव नदी यहां पे जमते जाएगी और बढ़ते जाएगी, पानी आते जाएगा, रुकते जाएगा, पानी आएगा, रुकते जाएगा, रुकते जाएगा। एक समय आएगा जब पानी इस दीवार को क्रॉस कर देगा। जब पानी इस दीवार को क्रॉस कर देगा तो ये जाके इसमें गिरेगा। एक ऊंचाई से पानी जाके इसमें, ये नीचे में है, ये ऐसे गिरेगा, और जब इसमें गिरेगा तो ये क्या करेगा? इसके पंखुड़ियों में गिरेगा तो ये घूम जाएगा, और वही तो काम है। वैसी तो बिजली जनरेट होता है। आपको कुल मिलाकर ये जो लोहे का पाइप है इसको गोल 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 घुमाना है, और यहाँ पे पंखुड़ी लगाकर, तो इस पर आप ऊंचा से पानी गिरा दिए, ये गोल गोल पाइप घूम गया तो पानी जनरेट हो गया। आपको लग रहा होगा ये पाइप तो यार मैं फूक के घुमा दूंगा। ये पाइप जितना बड़ा आपका घर है उससे भी 5 गुना ज्यादा बड़ा रहता है। समझे? ये जो ये आपका ये रहता है, इसको इंग्लिश में हम लोग टरबाइन कहते हैं, हिंदी में भी टरबाइन ही कहेंगे वैसे इसको टरबाइन रहते हैं। इसी टरबाइन को घुमाना रहता है। तो ये टरबाइन जो घुमाना रहता है ये आपके घर से 5-6 गुना बड़ा रहता है। समझ रहे? इतना बड़ा रहता है ये। तो इसको आपको घुमाना रहता है। तो जब बहुत सारा पानी, असीम पानी आके इसमें गिरेगा तो ये क्या, ये टरबाइन घूमेगा, और वही टरबाइन को घुमाने से आपकी बिजली का जनरेशन होता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये एक हाइट से चीजें आपके बिजली में, आपके उसमें टरबाइन में गिर रही हैं। जब भी कुछ हाइट से गिरती है, जब भी कोई स्थिति है, कोई एक हाइट से गिरती है, तो कौन सी ऊर्जा रहती है उसमें? उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। मतलब मास होगा, इस पानी का कुछ द्रव्यमान होगा, जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, 9.81 होता है। ठीक है, त्वरण किसके कारण? त्वरण ग्रेविटेशन के कारण 9.81 होता है। और h एक हाइट से गिर रही है, इसमें गिरी, इसको घुमाई, बिजली जनरेट हो गया।
सेम चीज हम लोग क्या कर रहे थे पवन चक्की में, उसको हम लोग यहाँ पे इस चक्की को हम लोग ये इस पंखुड़ी को कैसे घुमा रहे हैं, पानी से गिरा के उसमें हवा से मार के, कुल मिलाकर हमको इसको ऐसे घुमाना है और वो घुमा बिजली जनरेट हो गया, बस यही है। अब क्वेश्चन देखिएगा आपको एकदम हलवा लगेगा ऐसे क्वेश्चन, अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहां लगेंगे, एकदम हलवा, एकदम आसान। देखिए क्या बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, पानी को अधिक ऊंचाई से क्यों गिराया जाता है, क्यों भैया, इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, जितना ऊपर से गिराएंगे उतना mgh हाइट बढ़ेगा तो उतना बढ़ जाएगा, उतना तेज घूमेगा, इसलिए 120 मेगावाट जनरेट करता है आपका हसदेव वांगो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हमारी जो संस्था है ना अलग अलग कोर्स लेकर आई है। एक तो भैया सीएमओ का कोर्स है, सीएमओ कोर्स, हम लोग सीएमओ का एग्जाम आने वाला है। अब ये जो सीएमओ का एग्जाम है, ये कई लोग बोल रहे हैं कि सर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बीजेपी सरकार को आधा साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब आधा साल बचा हुआ है। सरकार तो बोली थी कि वैकेंसी लेके आऊंगी, अब इतने दिन तक सरकार उतनी सारी वैकेंसी तो नहीं लाई, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार वैकेंसी लाएगी, ठीक है, धीरे धीरे आप सरकार, अभी आपका एडीआई एग्जाम खत्म हुआ, अभी सीजीपीएससी प्री को छोड़ के कोई एग्जाम नहीं है, तो कोई ना कोई एग्जाम सीजीपीएससी निकालने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग विभाग के भी बोल रहे हैं कि सीएमओ एग्जाम आ सकता है और सीएमओ एग्जाम आएगा, तो आ सकता है सीएमओ एग्जाम है भैया, उसका सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसी लिए हम लोग उसी को मद्देनजर रखते हुए सीएमओ का कोर्स चालू कर रहे हैं। 25 जुलाई को सीएमओ का कोर्स चालू हो रहा है, ये ऑनलाइन रहेगा कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन दोनों रहेगा। अगर आपको ऑफलाइन आना है तो 5000 और ऑनलाइन लेना है तो 3000 है, ठीक है। 25 जुलाई से चालू होने वाला है और अभी आप 50% ऑफर है 25 से 31 जुलाई तक। अगर आपको लेना है तो आप जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिए, ये नंबर है, स्क्रीनशॉट खींच लेना भैया। क्या करेगा इस कोर्स में, जो सिलेबस में लिखा है सब कुछ रहेगा। शनिवार, सैटरडे और संडे को मैं आता हूं करंट अफेयर्स पढ़ाने, तो वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, वही करंट अफेयर्स है। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं ना, आप देखिए एडीओ में मैं करंट अफेयर जितना बताया उतने से ही आया, उससे पहले जितने भी 25 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितना मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं उतने से ही आ रहा है, उतना ही आपको पढ़ना है। कोई मैगजीन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरा एमसीक्यू का क्लास देख लीजिए, आधे घंटे का क्लास रहता है, हर वीक देखना रहता है, बस उससे में आपका फंस जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर की क्लासेस आएगी, आपको पूरा नोट्स मिलेगा, पीडीएफ में नोट्स सब कुछ मिलेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं सीएमओ का नहीं तैयारी करूंगा, मैं सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा, तो अगर आपको सीजीपीएससी की तैयारी करना है तो एक और हम लोग का कोर्स आया है सीजीपीएससी का, ठीक है। आप सीजीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। ये कहाँ है, सीजीपीएससी का प्रीलिम्स बैच, सीजीपीएससी का प्रीलिम्स बैच है, फिर से ये भी 25 तारीख से शुरू हो रहा है। क्योंकि सीएमओ और सीजीपीएससी का सिलेबस सेम है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग दोनों को 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं कि आप लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि दोनों कौन लेगा, सीजीपीएससी ही लेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत सारा उसमें सीएमओ, बहुत सारे अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियम है सीएमओ में, ठीक है। उसका भी आपका ऑफलाइन 5000 है और ऑनलाइन 3000 है। सब कुछ लेक्चर आपको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं आप, ऑनलाइन अगर अपने घर में जिस भी शहर है उस शहर से देख सकते हैं, है ना। और आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रॉपर करंट अफेयर्स मिलेगा, प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे की बुक मिलेगी, सब कुछ मिलेगी इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप जितना भी डाउट है उसको फोन लगाकर पूछते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अग्रसर करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, है ना। परिचारक बहुत पास है भाई, 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, एकदम ध्यान दीजिए परिचारक में, सीट भी बहुत ज्यादा है परिचारक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का यूनिट नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है आपका, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीपीएससी का नहीं, सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। क्या बोल रहा है, जूल, जूल है, जूल है, जूल होता है ऊर्जा का, ठीक है, जूल होता है। न्यूटन मीटर, हाँ वही तो जूल होता है। किलोवाट, किलोवाट और किलोवाट आवर, तो किलोवाट तो पावर का होता है भाई, शक्ति का होता है किलोवाट, और किलोवाट आवर भी क्या होता है आपका एनर्जी का यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का। जो आप घर में बोलते हैं ना कि आज 15 यूनिट बिजली बिल आया, 500 यूनिट बिजली बिल आया, वो जो यूनिट है ना वही किलोवाट आवर है, वही किलोवाट आवर है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, ये पावर का यूनिट है, पावर का, किसका, शक्ति का, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू कार्य वर्क बटे समय। अच्छा
हम लोग कार्य कर रहे हैं तो मैं आपको एक साथ सारा फॉर्मूला यहीं पास लिखवा देता हूं, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। मैं आपको एक काम करता हूं, सारे फॉर्मूला को एक साथ लिखा देता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार नॉर्मल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ देता है और आप फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कार्य का। किसका बॉस? कार्य का। तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है कार्य? कार्य इज इक्वल टू बल, ठीक है, बल, फोर्स कह देता हूं इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है? एंगल है। किसके किसके बीच में एंगल है? समझ लीजिए इधर हो रहा है आपका विस्थापन और इधर लग रहा है आपका फोर्स, तो इसके जो बीच में जो एंगल है ना, इसके जो बीच में एंगल है ये क्या है? आपका कॉस थीटा है। तो ये हुआ कार्य का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, कार्य के चैप्टर में हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू हाइट, आपका स्थिति के हिसाब से जो एनर्जी आता है, जो जनरेट होता है, वो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, आज मैं यूनिट भी लिख देता हूं आपको यहां पे। यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जूल या न्यूटन मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m, मतलब द्रव्यमान, इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका त्वरण किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और h क्या है? हाइट है। क्या हाइट? एक बार मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। समझ लीजिए ये बक्सा है, ये एक h हाइट पर है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, इस पे g लग रहा होगा और ये हाइट h है। तो ये जो आप कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगा? आपका स्थितिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला नंबर आपका 2 हुआ। ये फॉर्मूला नंबर 1, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है ना। इसका भी यूनिट क्या होता है? क्योंकि ये एनर्जी है, कार्य का और एनर्जी का दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जूल या न्यूटन मीटर बोल दीजिए, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूला नंबर 3 अब पढ़ेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², ठीक है, जिसमें फिर से m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है। फिर इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट फिर से क्या होता है? जूल, क्योंकि क्या है ये? यह एक तरह का ऊर्जा है, एक तरह का एनर्जी है ना। चौथा आपका जो फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, चौथा पढ़ते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका चौथा फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूला, आपका जितना भी कार्य और ऊर्जा चैप्टर है ना, इसमें यही 4 फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक और लाइन आप याद रखिए कि जो आपका जो आप यांत्रिक एनर्जी रहती है वो इक्वल रहती है आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मैं लिख दे रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं उसको यांत्रिक एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी आपका स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये तो ये 5 ही फॉर्मूला आपके कार्य चैप्टर में है। मैं हम लोग आपका पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज कार्य चैप्टर, तो ये 5 ही फॉर्मूला है। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका एक फोटो लिख लीजिए या आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। यही 5 फॉर्मूला है और यही 5 फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसी 5 फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से मैं क्लास भी लिया हूं। अगर आप जानते नहीं है तो प्रयोगशाला परिचारक का क्लास, प्रॉपर क्लास आपका एक चैप्टर को मैं ऐप में पढ़ाया हूं, CGPSC नॉलेज ऐप में मैं अच्छे से उसको पढ़ाया हूं। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मूला हम लोग सब जान गए। क्या कर रहे थे हम लोग बॉस? हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन। आ जाइए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन द वाटर स्टोर इन द डैम, है ना, बांध में जमा पानी क्या है? देयर इज नो एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं होती उसमें। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा रहती है, विद्युत ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा रहती है, पोटेंशियल ऊर्जा रहती है। देखिए ये भी आपका ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से कहां का क्वेश्चन है? अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है ना, अभी कुछ दिन पहले NTPC का एग्जाम हुआ, रेलवे का जो एग्जाम हुआ है ना, ये रेलवे में ये क्वेश्चन आया हुआ था। NTPC 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन, ठीक है, NTPC। तो आपको अभी तुरंत में बताया डैम में हम लोग पानी क्यों स्टोर कर रहे हैं कि एक ऊंचाई तक पानी जाए, फिर ऊंचाई से ऐसे धम से गिरे आपके किसमें? टरबाइन में, और टरबाइन को घुमा दे। तो कुल मिलाकर क्या होता है भैया? क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार एक्सेलरेट ऑन ए फ्लैट रोड अटेन्स अ स्पीड 4 times in initial speed. In this process, the potential energy of a car. एक कार समतल सड़क पर त्वरित होकर अपनी प्रारंभिक गति से 4 गुना गति प्राप्त कर लेती है. इस प्रकार में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा आती क्यों है? स्थितिज ऊर्जा आती है आपके पास अगर समझ लीजिए एक द्रव्यमान हो, एक m हो, एक आपके पास द्रव्यमान हो, एक m हो आपके पास, और g तो हमेशा एक करता है. गुरुत्वाकर्षण जो आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण कारण, वो तो हमेशा एक करता है जी. ठीक है. और ये अगर किसी भी पिंड के पास m होगा और g तो हमेशा एक करता है, और अगर उसके पास कोई ऊंचाई होगी तब ही mgh आएगा. ऊंचाई क्या? अगर कार एक समतल रोड में चल रहा है तो उसकी कोई ऊंचाई है? वो तो जमीन में ही चल रहा है, उसका h0 है, उसका h0 है. क्यों? क्योंकि वो जमीन में चल रहा है. कोई हाइट में थोड़ी चल रहा है, कोई ऊंचाई में थोड़ी चल रहा है कार, वो तो h0h में चल रहा है. साफ साफ बोल रहा है किसमें चल रहा है भैया? कहां लिखा है? कहां लिख दिया? समतल सड़क पर चल रहा है तो उसका h0 होगा. तो h0 होगा, कार चल रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगी ही नहीं. तो कहां है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? परिवर्तित नहीं होगी. चाहे आप उसकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा दीजिए, 50 गुना बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज नहीं होगी. क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी. अगर यहीं पास क्वेश्चन को मैं बदल दूं, और बदल के मैं क्या कर दूं? बदल के कहां गया क्वेश्चन? यहां पे. इसके जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं. क्या लिख दूं? इसके जगह स्थितिज ऊर्जा के साथ की जगह गतिज ऊर्जा लिख दूं. गतिज ऊर्जा. देखिए ऐसे ही खेलते हैं क्वेश्चन से कि अगर क्वेश्चन में यहां पे काइनेटिक एनर्जी आ गया, गतिज ऊर्जा आ गया, तो क्या होता क्वेश्चन? गतिज आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². ये बोला कि भैया मैं स्पीड को 4 गुना कर दे रहा हूं. 4 गुना बोल रहा है ना भैया? हाँ, 4 गुना कर दिया. मतलब ये जो v था वो 4 टाइम्स हो गया, तो 4v हो गया. वो 4v. अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 4 × 4 16. तो आपका जो वो होगा, क्या कहते हैं, बाकी सब चीज तो चेंज नहीं हुआ. द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, हाफ तो नंबर है, कभी चेंज नहीं होगा. तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो 4 × 4 16. तो आपका गतिज ऊर्जा है वो 16 टाइम्स हो जाएगा. तो उसका आंसर ये होता. फिर क्या आंसर होता? फिर ये होता 16 गुना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्क डन ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑन द फॉलोइंग. किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन, अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच में कोण, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. मैं क्या बोला? ये अगर आपको बस कार्य का डेफिनेशन याद है तो आपका काम हो जाएगा. कार्य हम लोग कहते क्या है? समझ लीजिए ये एक बक्सा है, इस पर मैं लगा रहा हूं बल, है ना? ये यहां पर था पहले पोजीशन ए में. अब मैं इसमें लगाया बल और इसको मैं लगाया बल और ये आ गया पोजीशन बी पर. ठीक है. तो ये क्या लगाया? मैं बल किस दिशा में लगाया? इस दिशा में. एफ लगाया, बल लगाया. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, वह किस दिशा में हुआ? वो भी इस दिशा में हुआ. ठीक है. तो एफ और डी के बीच में एंगल कितना है? ये भी इस दिशा में, वो भी इस दिशा में, तो एंगल 0 है. थीटा कितना है? 0 है. तो अगर मैं कार्य का क्या लिखूंगा? फॉर्मूला. कार्य इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाइड बाय विस्थापन कॉस थीटा. ठीक है. तो कार्य किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बल के ऊपर, विस्थापन के ऊपर, एंगल के ऊपर, है ना? क्या कहीं भी मैं बताया कि उसके ऊपर पिंड के ऊपर वेग लगा रहा हूं मैं? तो ये आपका आंसर है. इसके ऊपर आपका कार्य डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. प्रारंभिक पिंड के ऊपर, प्रारंभिक पिंड के वेग के ऊपर कार्य डिपेंड नहीं करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? A body is falling from height h. After falling from a height h by 2,
what will be after that it will contain. क्या बोल रहा है, यहां पे कट रहा है क्या, यहां पर कट रहा है क्या, एक पिंड h की ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई पे गिरने के बाद इसके बाद इसमें क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर पूछ रहा है कि इसका एनर्जी कितना होगा। पहले क्या है कि एक बॉडी था, एक पिंड था, वह h हाइट में था, अब वो गिर रहा h/2, मतलब ये एक एग्जांपल, h को हम लोग ले लेते हैं 10, h को ले लेते हैं हम लोग, ये 10 मीटर था, जब वो गिर रहा है 5 मीटर में, उसमें कौन कौन सी ऊर्जा रहेगी, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। केवल स्थितिज ऊर्जा रहेगी? नहीं भाई, स्थितिज ऊर्जा नहीं, क्योंकि वो गिर रहा है तो उसमें एक वेलोसिटी भी रहेगी, उसमें एक वेग भी रहेगा, तो केवल स्थितिज नहीं होगा। केवल गतिज? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। आधी स्थितिज आधी गतिज, क्यों? क्योंकि वो आधे तक गिर गया है, तो आधी स्थितिज आधी गतिज, यही सही है, यही सही है, यही सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आधा दिख रहा है क्या बोर्ड में, देखूं के बीच का, हाँ थोड़ा सा ये आधा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूं। हाँ चलिए ठीक है। क्या है क्वेश्चन बॉस? क्वेश्चन क्या है? इन द केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या होता है? तो ऋणात्मक कार्य नहीं, मैं आपको सारा कार्य बता देता हूं कि एक पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। मैं क्या बोला, वर्क होता क्या है बॉस? वर्क होता है, कार्य होता है, जो कार्य होता है, कार्य वह क्या होता है, बल मल्टीप्लाइड बाय विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। अच्छा, अगर आप कॉस का एंगल अगर आपको याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कॉस का 3 एंगल मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे। जब थीटा जो होगा, कॉस थीटा का 0 होगा, जब थीटा होगा 180 डिग्री, जब थीटा होगा 90 डिग्री। जब कॉस 0 क्या होता है बॉस? कॉस 0 होता है 1, हाँ, कॉस 180 क्या होता है? -1, कॉस 90 क्या होता है? 0। तो बस 3 तरह का कार्य हो सकता है। पहला कार्य, जब बल भी आप इसी दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में लगा रहे हैं, मतलब थीटा है 0, तो आपका कार्य क्या होगा? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। जब आपका विस्थापन इस दिशा में हो रहा है लेकिन बल लग रहा है विपरीत दिशा में, कब होगा ये? जब आपको घर्षण फोर्स है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन। जब आप फुटबॉल को मारते हैं तो एक समय बाद फुटबॉल क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें पीछे एक बल लगते रहता है जिसको कहते हैं हम लोग घर्षण या फ्रिक्शन। तो घर्षण इधर बैक साइड लग रहा है और फुटबॉल का विस्थापन इस साइड हो रहा है, तो ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री। और थीटा जब 180 डिग्री होगा तो वो क्या होता है? -1 होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट -1, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, -F इंटू डी हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। थर्ड, आपका विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और बल इस दिशा में लग रहा है, मतलब क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, जब 90 डिग्री का केस हो रहा है तो जब 90 डिग्री होता है तो थीटा क्या होता है? 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, कार्य आपका 0 हो जाएगा। तो 3 तरह का कार्य होता है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेगेटिव वर्क या ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। बाद में कल क्या कर सकता है? उसको पॉजिटिव वर्क बोल देगा, बाद में ये बोल सकता है 0 वर्क बोल देगा। तो आपको तीनों केस में बल का बता दिया हूं जो ये होता है। अच्छा, इससे ना अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है। अलग अलग तरह का क्वेश्चन क्या आता है? पूछेगा कि आपका चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये है पृथ्वी। ठीक है, अब जो चंद्रमा है वह ऐसे गोल गोल चक्कर मारेगा। ठीक है, ऐसे गोल गोल चक्कर
मारता है। तो जब ये गोल गोल चक्कर मारता है तो इस पे कौन सा बल क्यों मार रहा है ये चक्कर पृथ्वी के गोल गोल? क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण बल किस साइड लग रहा है? इस साइड, परपेंडिकुलर साइड। और चंद्रमा घूम किस रहा है? इस साइड। तो अगर आप ये एंगल देखेंगे ना, ये एंगल, तो ये होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के गोल गोल घूमता है तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण बल के कारण गोल घूम रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको थोड़ा मोड़ा पता होगा, अगर आप गणित के छात्र होंगे, अगर रहे भी होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा ऐसे गोल गोल घूमता है पृथ्वी के, समझ लीजिए ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो अगर आपको इसका वो निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ऐसे निकलता है इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे। और गुरुत्वाकर्षण का बल कहाँ लग रहा है? बीच में लग रहा है। तो ये जो एंगल है ये होता है 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री, गुरुत्वाकर्षण इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इधर हो रहा है, तो 90 डिग्री एंगल हुआ 0। ऐसा प्रश्न आता है ना। और प्रश्न आता है कि कूली क्या कर रहा है? सिर पर एक बहुत भारी सामान लेकर ऐसे ऊपर ऐसे करके ऐसे ऐसे चल रहा है। अब क्या कर रहा है? वो बोलेगा कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए, कूली गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है? ये जो बल है, जो आपका जो सूटकेस रखा है वो नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सूटकेस, जो भार है सूटकेस, वो नीचे लग रहा है। और कूली किस साइड जा रहा है? कूली इस साइड जा रहा है। फिर एंगल देखिए, ये नीचे लग रहा है, ये एंगल, फिर 90 डिग्री एंगल है, कार्य 0। ठीक है, समझ में? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कठिन क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपसे बनेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप साइंस को रटने की कोशिश करेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगा, फिर आप जो पढ़ के गए होंगे बस उतना ही आपसे बन पाएगा। इसीलिए चाहे वो 11 का पूछ दे, 12 का पूछ दे, नीट का पूछ दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बनेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास 3.5 kg हैव सेम डायमीटर, बोथ द स्फीयर आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टावर, when they are 10 meter above the ground they have equal, they are equal, they have equal, क्या होगा उसके पास इक्वल? बताइए क्या होगा इक्वल? क्या बोल रहा है? किसी द्रव्यमान वाले एक लोहे के गोले और 3.5 ग्राम द्रव्यमान, अच्छा किसी नहीं है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लोहे के गोले और 3.5 केजी द्रव्यमान वाले एक एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है, मतलब डायमीटर सेम बोल रहा है। दोनों गोले को एक साथ एक मीनार से नीचे गिराया जा रहा है। जब वे जमीन से 10 मीटर ऊपर रहते हैं तो क्या बराबर होगा? कुल मिलाकर क्वेश्चन में अगर मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एक लोहा है और एक एल्युमिनियम है, इसका है 10 kg द्रव्यमान, इसका कितना बोल रहा है बॉस? 3.5 kg। इन लोगों को नीचे गिराया गया। जब इन लोग 10 मीटर ऊपर बोला ना, 10 मीटर कहाँ, कितना ऊपर, कितना बोला भैया? 10 मीटर ऊपर ग्राउंड से रहेंगे तो क्या चीज इस दोनों का सेम रहेगा? देखिए एक चीज तो समझ लीजिए, हम लोग लाइन से देखते हैं। पहले देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी, संवेग m इंटू वी। तो दोनों का तो मास अलग अलग है, तो ये तो सेम होगा नहीं, क्योंकि इसका 10 है इसका 2.5 है, ये सेम नहीं हुआ, खत्म कहानी। स्थितिज ऊर्जा, इसमें भी mgh आता है ना, तो m दोनों का अलग है, नहीं सेम होगा। गतिज ऊर्जा, इसमें भी हाफ mv² आता है, mm दोनों का अलग है, नहीं सेम होगा। त्वरण, त्वरण हमेशा क्या ऐड करेगी? g, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण आने वाला त्वरण जो जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका उत्तर क्या है? त्वरण। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर पूछ रहा है, when a hammer, when what does a raised hammer have in store? एक उठे हुए हथौड़ी में क्या निहित होता है? काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब एक हथौड़ा आप उठाते हैं और फिर क्या ऊपर से टक से मारते हैं तो जितना ऊपर उठाएंगे उतना नीचे गिरेगा। तो जब हाइट के ऊपर क्या आता है? हाइट के कारण हमेशा क्या, स्थिति के कारण क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा।
तो क्या इसका आंसर आएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्क डन बाय मून इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं अभी, है ना, ये भी आपका ये एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो इस साल हुआ है ना, उसका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने पर चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से के किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा की कक्ष की परिधि, शून्य। ये आपको मैं करवाया था अभी, तुरंत बताया आपको मैं कि हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि उसके बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो इसका है शून्य। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर आऊंगा, मैं आपको फिर नए क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लूँ कि ये सब इससे बहुत कम क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन आगे वाले आपके चैप्टर्स बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो कल फिर आऊंगा, फिर एक टॉपिक उठाऊंगा। कौन सा टॉपिक उठाऊंगा? नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है भैया? नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप देखेंगे आप तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है भैया नेक्स्ट टॉपिक? टॉपिक नंबर 2 है तरंग एवं ध्वनि के नियम और अनुप्रयोग। इसको उठाऊंगा, इसको समझाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और क्लास फिर एंड करूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते करते हम लोग पूरा क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।